जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका एनटीपीसी स्पेशल यानी कि एनटीपीसी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है जो हम लोग 30 में से 30 टारगेट करके चल रहे हैं। और सभी को कैसे प्रश्न बनते हैं, किस टाइप के आएंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, सब कुछ सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। और ये सेट नंबर 3 है, कंटिन्यू चलता रहेगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटे को हिट करके रखिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। मैथ्स एंड रीजनिंग आपको मिलते रहेंगे और ट्रिक बेसिक भी मिलते रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, CHSL हो, यूपीपी हो, बस जो भी हो। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और क्या ठीक है। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थियों का औसत इतना है, अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत, अच्छा उनका भी औसत पूछा है। अलग अलग लगाइए, इनका गुणा कराइए, कुल संख्या आएगी। तो 55 25 और 25 में 2 जोड़ देंगे 27, ये कुल संख्या हो गई भाई। क्या हो गया? कुल संख्या। तो अब इनमें से सिर्फ 3 लोगों में से भी कुल संख्या आएगी। 3 5 15 और 3 6 18, 18 और 1 19, ये 30 सिर्फ इसकी भी संख्या निकलेगी। घटाएंगे तो बचेगा 2 लोगों का, तो 0 और यहाँ पर बच जाएगा 8। और 2 लोगों का है तो भाई औसत उनका ही पूछा, तो 2 लोगों का औसत क्या होगा? 40। करेक्ट आंसर 40 आ गया। आगे बढ़ते हैं। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि उसी कार्य को कौशिक जो है वो 21 दिन में पूरा करेगा, और दोनों एक साथ काम करेंगे, कब पूरा होगा? बस यही पूछना था उसको। तो ठीक है, फटाफट आप क्या करेंगे, इनका 1 बाई करके फटाफट एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, वो आ जाएगा इनकी कार्यक्षमता है। और संख्या फिर से वापस हम पलट देंगे, आ जाएगा आंसर। कार्यक्षमता हुई होती है, फिर हम उसमें समय निकाल लेते हैं दिनों की संख्या। एलसीएम लेंगे तो 15 21 है, और एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो मन करे तो गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो आमतौर पे मैं गुणा भी कर लेता हूँ। देखिए, अब 15 21 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 3 5 15 और यहाँ पे होगा 12, और फिर से 3 3 9 3 चौको 12 और 3 7 21, इससे ज़्यादा होगा नहीं। 7 5 35, 35 बटे 4 हम करेंगे, और क्या हो जाएगा? 4 8 32, बचा कितना है? यहाँ पे बचा है 3, तो 8 सही 3 बटे 4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होएगा। आगे, तट। देखिए कितना प्यारा सा सवाल, इतना बड़ा दे रखा है। तट को 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया। अच्छा ठीक है भैया। और वो अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकती है। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद, वहां जब पहुंच जाएंगे उसके बाद उनको बचाने में लोगों को 6 मिनट लगते हैं। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव को कितनी गति से जानी होगी? इसका वही कॉन्सेप्ट लगाइए, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो मान लेते हैं इनको जो है टाइम लगेगा x चाल से ये लोग जाएंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या भाई आपका? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी कितना? 15 किलोमीटर। अब देखिए मैं इसको पूरी बात को देखिए, जो चाल होगा दोनों मिलकर, ये देखिए नाव भी इधर से जा रही होगी, बचाव दल भी इधर से जा रहा होगा, दोनों की चालें जुड़ रही होंगी ना, तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x + 10 नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। उसके बाद चाल और गुणित समय। समय इन लोग पास कितना है? 6 मिनट तो बचाने में लग जाएंगे ना, 18 में से बचा हुआ 12 मिनट ये लोग लेंगे, तो मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? घंटे में। तो 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा 75। x में से ये 10 जाके उधर हम घटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 65। इस महोदय को जाना होगा है 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज है भैया ऐसा वाला जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? ये तो लंपट हो गया, मान लीजिए समान होंगी। ये देखिए ऐसा ही करेगा हमेशा, जब परिवृत्त बोल दिया है तो करेगा। देखिए उपरोक्त त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ऐसा कुछ बनाइए, और फिर इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और हमेशा याद ही रखिए आप। परिवृत्त की रेडियस हमें जब निकालनी हो, और ये क्या हो? समबाहु त्रिभुज हो, कंडीशन याद रखिए, समबाहु त्रिभुज हो,
और उसकी एक भुजा दे रखी है, तो वो होता है भुजा बटे √3। ये हो जाएगा उस परिवृत्त का रेडियस। ठीक है, तो r बराबर कितना भाई साहब 21 बटे √3। इसको याद रखिए, मेमोराइज करके रखेंगे, नहीं तो फिर भैया फिर तो मतलब नहीं लगने वाला है। ओके, क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भैया पाई r स्क्वायर होता ना, पाई r स्क्वायर है तो पाई का मान 22/7 स्पष्ट बोल रखा है, और ऐसा भी पाई में कुछ दिया नहीं है, तो क्या दिक्कत है। हम लोग और लगाएंगे r स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21 बटे √3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, नीचे टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, 3 से 3, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 2 46, 462 है क्या कोई है। ये है आपका आंसर। आगे चलेंगे। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए काम को पूरा करने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट वो करेगा तो दूसरे मिनट में वो करेगा, वो मतलब दूसरा वाला। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति है। जो लास्ट वाला बचेगा ना, वो 1 मिनट के अंदर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले वाले को दे दिया जाएगा। तो पूछ रहा है टोटल टाइम ही पूछेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसको जो है आप एलसीएम लीजिए। मैं अगर प्लस ये इनकी कार्यक्षमता है भैया, ये इनकी कार्यक्षमताएं हैं, और ये दोनों मिला के 1 मिनट ये कर रहे हैं, फिर 1 मिनट वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलके जितना काम करेंगे ना, वो 2 मिनट का काम होगा। एक मिनट का इनका दोनों को काम मिला करके 2 मिनट का काम होगा। तो 1/2 से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 6 18, क्योंकि 6 36, 6 18 ठीक है। लेकिन इसका एलसीएम 12 पंचे 60, 12 36, तो 12 पंचे 60 और 6 18, 180 रहेगा एलसीएम। ठीक है, और इसका हो जाएगा 5, 36 पंचे 180 प्लस 3 और 1/2, यानी कि हम पूरा इन लोगों का काम हम लोग देख रहे हैं। 1/2 गुणे 8/180, 2 चक्कू 8, 4 से कट जाएगा क्या, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 1/45, 1/45। अर्थात हम इसको क्या कर लेंगे, ये लोग जो है 45 मिनट में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। काम तो बचा रहेगा ना, क्योंकि देखिए अगर इन लोगों का देखिए 1/2 हम लोगों ने कर लिया, तो ये 45 मिनट ले रहा है, लेकिन 45वें मिनट में जो लास्ट वाला है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमें 1/2 अभी नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, यहाँ पर फिर 2 बचाइए, तब नहीं तो समस्या होने लगेगी। 2 बचा लेंगे तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 इतना होएगा, यानी कि इतना सही 1/2। अब इसको हम लोग 2 से गुणा कर सकते हैं। अब तो अब ये जो काम बचा हुआ है, इसमें से जो होगा काम कंप्लीट, ये लोग जो 22 मिनट 22 तक बारी बारी से 22 तक ये लोग कर रहे हैं काम। और ये 2 कहाँ से आ गया यार, 2 अच्छा इसका है। ठीक है, तो तब भी अब जो होगा, अब इसमें जो है यहाँ पर 1/45, तो ये लोग 44 मिनट तक ये काम करेंगे कंटिन्यू। 22 दूनी 2 का लग रहा है, तो 44 मिनट का इन लोगों का काम, यानी कि इसको हम निकाल लेंगे। 22 चक्कर ये लगा रहा है, तो ये जो 22 चक्कर यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, तो 22 गुणे 2/45, तो 22 दूनी 44, 44/45। अब इतना काम जो है लास्ट वाला बचा हुआ है, इसी बात को समझना है। इसमें से जो काम इतना हो गया है, तो 22 दूनी 44 जो है मिनट लग गया दोनों का,
और उसमें से जो है अब उससे हम गुणा करा लेंगे कि इतना काम हो गया, तो बचा हुआ काम 44/45 है, तो एक में से घटा लेंगे तो 1/45 इसका काम बचा हुआ है अभी भी, यानी इतना काम पूरा समग्र पूरा हुआ है, काम एक में से घटाएंगे तो बचा हुआ काम 1/45 होगा। 1/45 जो होगा लास्ट वाला कोई करेगा, तो देखते हैं अगर उससे एक्स्ट्रा चला गया तो कोई बात नहीं। अब इसको जो हम 36 से डायरेक्ट गुणा कराते हैं, ठीक है, तो बांटते हैं 36 और पहले 36 मिनट वाला काम करेगा और फिर 45 वाला, तो तो बारते हैं 36 12 से ना करें तो बेहतर है। 13 से 13 दूनी 26, इसको किससे डिवाइड किया जाए भाई, एक मिनट, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, अभी 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, ठीक है, तो 4/5, 4/5 जो आया है ये अभी इतना मिनट है, गुड़े 60 में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में आ जाएगा 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 48 सेकंड ये लगाया, और टोटल मिलके लोग सब इन लोगों ने दोनों मिलके 44 मिनट लगाए थे, तो 48 सेकंड, तो 44/48 इसका आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बताऊं, फिर से कंफ्यूज मत होइए, इसको मत करिए पहले, नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि उससे से दो बचने लगता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, जितना आ रहा है ना, जितना आ रहा है तो उसको आप लोग पहले भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा था, 2/45 आ रहा था, उसको हम लोग भाग करेंगे, इसमें से कितना निकल जा रहा है तो देखेंगे 42 है ना, तो 42 चक्कर इन लोगों ने लगातार 42 से किया, तो एक को लग रहा है एक काम करने में, ये 42 मिनट है तो एक व्यक्ति को काम करने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो भाई 2 से गुणा करा लेंगे 44 हो जाएगा, फिलहाल वो अलग की बात है। तो 42 चक्कर इन लोगों ने काम किया हुआ है, तो उसी में हम 42 से क्या करें, 22 चक्कर से गुणा करा देंगे, तो वो हो जाएगा किया गया कुल कार्य, और उसमें से घटाएंगे एक एक जो होता है पूर्ण कार्य होता घटा लेंगे, जो बचा हुआ कार्य होगा वो लास्ट वाले में से देख लेते हैं, अगर उसको भी क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट वाले में देख लेंगे, ठीक है। गोविंदा सामान्यतया प्रतिदिन अपने घर से 8 बजे निकलता है, समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु तो निश्चित गति पर यात्रा करता है, एक दिन वह सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करता है, तो उसको जो है 22.5 मिनट की देरी हो गई, यानी कि टाइम ज्यादा लग गया। तो एक चीज तो ध्यान से देखिए, मान लेते उसकी चाल x है ना, तो x चाल है, अब क्या चल रहा है वो 4x/5 से, तो जो उसका टाइम होगा ना, हमें x और t को मान लीजिए बराबर रखना है, चाल दूरी चूंकि सेम होता है ना, डिस्टेंस दोनों की सेम होगी, तो चाल गुणे समय ये वाला पहला था, तो इसको हमें अगर बराबर करना हो तो ये 4x/5, तो हमें टाइम का लेना होगा इसका अपोजिट 5/4 t, तो टाइम का 5/4 गुना लेना होगा, तभी ये बराबर हो पाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, अर्थात हमारा जो टाइम लगा वो कितना लगा, पहले से ज्यादा 5/4 t लगा, और किस में से लगा, इसमें से एक में से, तो एक्स्ट्रा ये वाला लगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 5t/4 - 1 बराबर 22.50, इसी कॉन्सेप्ट से हम लगा लेंगे, यानी डायरेक्ट हमें इतना ही करना था, वो तो हम ऐसे समझाने के लिए कह रहे थे। तो इसमें से घटाएंगे तो भैया बचेगा 4, यानी कि 1t बराबर 4 से गुणा करा लेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, और 4 दूनी 8, और 8 1 9, तो यहाँ पर 10 लगा लेंगे, तो ये 90 क्या आया है मिनट, हम इसको घंटे और उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है। सो इसको 6 कम 6 बचा 3, तो 3 उसको अलग रखिए, 3/6 गुणे 60, तो कितना हो जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि भाई चाल गुणे, भाई अगर चाल जिस हिसाब से चल रहा होगा, तो देखिए स्पीड चलेगा तो चाल क्या होगा, जब वो चाल बढ़ाएगा, ये अनुपातिक जो है चाल और समय एक दूसरे के हम कहें तो
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए हम आगे चलते हैं। नीचे देखिए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13 और 19 के बराबर नहीं है। तो ये मैथ्स भी है, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आ जाता है। देखते हैं 13 39, 19 57, 13 7 91, 19 133, 195 है, 208 है। तो कट रहा है क्या? 13 कम 13 और 13 25 65, तो 19 से भी वही हो जाएगा। तो हमें डिवाइड ही करना है, तो ये तो कट नहीं रहा यार। यही आंसर है, फिर कट नहीं रहा तो आंसर है। सेम सेम कटनी चाहिए, इसको सेम सेम हमें डिवाइड करना है। पिचासी हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 13 कम 13, 13 25 65, तो 5 ने 45, यहाँ है नहीं, ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो यही आंसर है। आगे चलते क्या टाइम खर्च करें। a माइनस बी का मान क्या होगा जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6b प्लस 18 बराबर 0 है। हाँ, इसको क्या करेंगे? बेसिक से लगाएंगे या ट्रिक से सॉल्व करेंगे। -6 है, -6b प्लस 18 और a माइनस बी का मान पूछा है। वाओ। अब देखिए इसमें हमें बेसिक के तरीके से चलने की क्या बात है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे इसको बनाइए थोड़ा। ए स्क्वायर, इसमें से आप क्या ले सकते हैं? अंक है तो 9 3 9, 9 दूनी 18, तो 9 ले लीजिए, 3 9 ले लीजिए, प्लस 9 और माइनस 6a। इससे क्या बन जाएगा? देखिए इससे हमारा ऐसा लग रहा है 3 दूनी 6a हो जा रहा है। ये अलग एक मसला हो गया। अब पुनः क्या करेंगे हम लोग? b वाले को देखते हैं। तो b स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या होगा? जब 18 है तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा भाई? 9 यहाँ पर भी बचा है और प्लस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर 6b है। तो हमारे पास अलग अलग सूत्र बन गया। किसका बन गया भाई? 3 का स्क्वायर करिए और यहाँ भी 3 का स्क्वायर करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है। अर्थात ये किसका किसका बन गया? तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब और बराबर 0 तो चल रहा है, बराबर 0 चल रहा है। हमें क्या चाहिए? a और b का मान चाहिए यहाँ पर। तो इसको एक बार उधर भेज लीजिए। अगर उसको हम लोग अगले साइड भेज लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा फार्मूला नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो वो भी प्लस का है। तो यहाँ पर और क्या करेंगे हम लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 है, तो मैं मान लेता हूँ इसको x, इसको y। इन दोनों का मान 0 है, तो यार x बराबर 0, y बराबर भी तो 0 होगा ना।
ये भी तो दोनों 0 0 ही हो जाएंगे। तो अब हमारा इससे काम बन गया। x का मान जो है, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, हम लिख सकते हैं ना a माइनस 3, तो हम लिख लेंगे a माइनस 3 बराबर 0। ये लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे? हाँ ठीक है, काम बन जाएगा a बराबर 3। और b का भी वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, b का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो b माइनस 3, स्क्वायर स्क्वायर कट गया है, y बराबर 0 है भैया, तो y बराबर 0 होगा, तो b बराबर भी 3 होगा। पूछा क्या था? a और b का मान, तो यहाँ 0 हो जाएगा कट के। बढ़िया सवाल दे रखा है यार। दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, PA और PB O के एक वृत्त पर इस तरह खींची जाती हैं जिसका जो ये कोण है वो 120 है। तो और APB के मान, यानी APB बताना है, कौन सा APB ये बताना है। तो डायरेक्ट मैं बताऊं इसका आंसर जो होगा, इसका आधा होता है, इसका डायरेक्ट हम आधा कर लेंगे तो इसका आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, खैर और एक तरीका ये भी है ऐसा, तो आधा वाला थोड़ा सा देखिए, एक तरीका ये भी है, आमने सामने की बजाय 180 अंश है तो उसमें से 120 घटा लेंगे तो भी 60 आ जाएगा। ये दोनों 90 90 है। ठीक है, तो यही सही है। आगे ये ABC शीर्ष B पर समकोण है, शीर्ष B पर समकोण है। ठीक है, A बराबर 45 है, B पर समकोण है तो A बराबर 45 है, तो 10C प्लस अंडर रूट 3/2, यानी कि 10C होगा। तो जो C है, अब 10C का वैल्यू निकालना है। अब 10C के सापेक्ष में देखना है, ये ऐसे था तो यहाँ पर A था, तो इसका मान जो है 45 है, इसका मान भी 45 ही होगा, क्या दिक्कत है ना? ये तो 90 डिग्री है। अब 10C यानी कि 10 45 का मान डायरेक्ट निकालें, क्योंकि वो भी तो 45 ही है। तो 10 45 का मान कितना होता भैया? तो 10 45 का मान हमेशा 1 होता है और प्लस अंडर रूट 3/2 है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 3/2 ही तो होगा। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा है? एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या है। एक धन पूर्णांक मान लेते हैं कोई वो x है, और उसके वर्ग का योगफल, अच्छा एक्स स्क्वायर और प्लस x, पहली योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो हमें यही ध्यान देना होगा, अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? तो अभाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या होती है, एक नहीं है। प्लस 3 और प्लस 5 पहले 3 अभाज्य संख्याओं के, अरे नहीं नहीं नहीं, गुणनफल बोला है, गुणनफल के बराबर है, तो वह संख्या है। क्या कर सकते हैं यार, यहाँ पे तो द्विघात समीकरण ही बना रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर 5 × 15 = 30 माइनस का 30 बराबर 0, और हम इसको डिवाइड करें तो 6 × 5 = 30 आ रहा है, 6 × 5 = 30, और हमें चिन्ह किसका लेना होगा? प्लस का, ये वाला माइनस का ये वाला, तो यही वाला x बराबर 5 आएगा। पूछा क्या है? तो वह संख्या है, कौन सी संख्या? वही ABC एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए चक्कर 252 में लगाता है, BC अलग अलग इतने में लगा रहे हैं। आरंभिक बिंदु से कितने समय बाद फिर मिलेंगे? तो इनका कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम ले लीजिए आसान तरीके से, एलसीएम लीजिए और जितना आएगा, है ना, जितना एलसीएम आएगा वो टोटल उनके द्वारा समय लिया गया होगा। जब सेकंड में तो वो भी सेकंड में ही आएगा। तो एलसीएम लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 12, और 2 × 18, 2 × 18, और इतना कितना हो जाएगा भाई? 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 8, और फिर 2 से ही करते हैं, 2 × 12, 2 × 6 9 9, और 2 × 7 = 14, 2 × 7 =
14। अब किससे कर लेंगे भाई, 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 3 और 7 7, फिर 3 से ही कर लीजिए, 3 7 21, 11 और 7 7। अब हम देख पा रहे हैं 7 से करेंगे और 11 से करेंगे, इन सबको गुणा करेंगे और उतना आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 77, गुणा करा लीजिए। 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21, 21 में कितना जोड़ देंगे 4, 25 होएगा। तो सेम वही यहाँ भी करना है। तो 27 72 आ गया इसका सेकेंड में। आंसर मिनट में भी दे रखा है, मिनट में दे रखा है तो यार 60 से भाग करना पड़ेगा। तो ठीक है, 60 से भाग करते हैं। कितनी बार में चला जाएगा, अच्छा चलिए हम लोग इसी तरीके से कर लें थोड़ा सा। और 60 से भाग करते हैं तो 6 चौक 24, 4 बार में बचा कितना भाई 7, यहाँ पर बचा है 3 और फिर 2 उतार लेंगे तो 240। अब कितनी बार में जा सकता है, 6 छंग 36 जा सकता है तो 36। अब देखिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 36 46 वाला यही है और नहीं है, और बचा हुआ 12 सेकेंड, ये 2 और 1, 12 सेकेंड आ गया आंसर। इतना और ज़्यादा एक्स्ट्रा समय लेंगे वो लोग, एक साथ जब मिलेंगे तो वहाँ एक्स्ट्रा नहीं, उसे हम कहेंगे उतने समय बाद इकट्ठा फिर मिल जाएंगे, एक साथ शुरू किया तो। राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक, एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपये में खरीदी। अच्छा, गणित की पुस्तक की 1 प्रति और 2 पेंसिलें खरीदी। तो पुस्तक मान लेते हैं x है और पेंसिल मान लेते हैं y है, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 165 रुपये वो दे आया। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की 1 प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिल इतने रुपए में खरीदा। तो जो रहीम है वो 1 पेंसिल खरीदता है और 10 मतलब 1 पुस्तक खरीदता है, 10 पेंसिलें खरीदता है 169 रुपये में। जोड़ घटाने से सॉल्व कर लेंगे, है ना। खत्म महोदय, ये बचेगा 8y माइनस का, और यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई माइनस का, यहाँ पर बच जाएगा माइनस का ओनली 4। तो 1 2 यानी y बराबर 1/2। ये क्या पूछा क्या था यार, प्रत्येक पेंसिल का दाम। अचानक में पेंसिल ही आ गया तो 98 हो जाएगा, 50 पैसे। ठीक है, जिसको 50 पैसे आ जाएगा प्रत्येक पेंसिल का दाम। बस आगे चले। ठीक है, 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल गए, उन्हें शेष काम पूरा करने में अब कितना समय लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट मैं बताऊं, देखिए इसको आप लिखिए डायरेक्ट, एक फार्मूला याद रखिए, m1 इंटू d1 इंटू, अगर घंटे में टाइम ले रहे हैं तो वो बटे w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन w2। यानी कि ये देखिए आदमी मेंस, डेज, आवर्स और ये वर्क, ठीक है, तो वही दोनों तरफ है। तो इसमें देखिए 45 आदमी पहले काम करना शुरू करते हैं और एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ये कार्य क्षमता दे रखी 16 दिन में कर सकते हैं। यार लेकिन ये तो है कि कार्य इतना उन लोगों ने कितना किया, ये भी तो समस्या है। उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी कि उन लोगों ने 4 दिन काम किया। फिलहाल इससे लगाना ही नहीं है, ऐसे में थोड़ा सा लेकिन ठीक है, कार्य क्षमता 4 दिन ठीक है, यहाँ हो जाएगा। 4 दिन लोगों ने भाई काम किया हुआ है, ठीक है, 4 दिन काम किया हुआ है और 16 दिन तक काम मतलब ये लोग कर सकते हैं। तो 4 दिन किया इन लोगों ने, तो 4 चक्कू 16, यानी कि इनकी जो है कार्य क्षमताएं क्या है भाई 1/4 है। कितनी है 1/4 है, ये है कार्य क्षमता।
तो यहाँ हम कहेंगे तो 1/4 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना बचेगा भाई, एक में से घटा लेंगे। हाँ 1/4 इन लोगों ने काम कर लिया, तो बचा हुआ 3/4 ये काम अभी ये करेंगे। तो 45 गुणे इनकी कार्यक्षमता कितनी थी 16 दिन में, 16 दिन में लेकिन थी। और काम मान लीजिए एक ही था। उसके बाद 36 दिन बाद 36 आदमी कितने 4 दिन बाद 36 आदमी और जुड़ गए। तो इनमें जोड़िए 5 6 6 5 11 और 3 4 3 7 1 8 81 आदमी अब हो गए हैं। और वो अब अगले पता नहीं कितने दिन तक करेंगे। और ये जो है इनकी जो कार्य क्षमताएं थी वो 16 हम लोग पूरा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें जो है इनकी कार्य क्षमता है और उसके द्वारा ये काम कंप्लीट कर सकते थे पूरा काम। लेकिन अब 81 लोग D2 दिनों में करेंगे और वो कितना काम करेंगे 3/4। मैं यहाँ पे 4 लिख सकता था, 4 लिख करके 1/4 हमें करना पड़ता, फिर से 4 चक्कू 16 ही होता। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो मान लेते हैं कि उन लोगों ने 4 दिन काम किया हुआ है। और कितना काम किया भाई, कुल काम का 1/4 1/4 किया, तब भी बात वही है, 16 नहीं करेंगे तो तब भी आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। तो अब इसको हम ऐसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6 3 7 21। अब तो ये भाई किस में आ जाएगा, सही बटे में ही आ रहा है और कुछ तो कर ही नहीं सकते हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग 5 चक्कू 20 और 4 चक्कू 16 16 2 18 180/27 कट तो रहा था यार, हाँ 3 से कट रहा था, यहाँ ध्यान नहीं दिया हम लोग, ठीक है। और कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 9 3 27 यानी कि 20 3 है तो 3 6 18 यानी कि 6 सही 2/3 दिनों में ये लोग काम कर देंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये मैं जो कर रहा था वो भी ठीक ही था, थोड़ा सा आगे और सोच के आगे डायरेक्ट वाला था। ठीक है, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे। तो ये अब कहेंगे आप आवर वाला कहाँ गया भैया, कोई बात नहीं था तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये पूरा होता है कॉन्सेप्ट। 10 मीटर चौड़ाई एक गली, चौड़ाई की एक गली 200 मीटर गुणे 180 मीटर की माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। देखिए ऐसा कुछ है, ये 200 मीटर है और ये 180 मीटर है और ये कितना है 10 मीटर का है, ये 10-10 मीटर ऐसे जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर ऐसा है। तो इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पहले क्या कर लेंगे, पहले 200 गुणे 10 और प्लस 10 तो 220 गुणे यानी कि बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का घटा लेंगे तभी आएगा। और कोई आपके पास फार्मूला नहीं है कि सिर्फ आप इतना इतना ज्ञात कर लो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इधर वाला जो होगा 10 ये और 10 ये, 10 10 20 जोड़ देंगे तो 200 हो गया, माइनस 180 और 200 वाला तो 18 दूनी, इसको डायरेक्टली गुणा कर देंगे तो 36 और 3 0, इसको भी कर देंगे 12 दूनी 22 दूनी 44 और इसका कितना है 0 3 है और 36 0 3 है। घटा लो भैया, 14 में से 6 घटाएंगे बच जाएगा हम लोगों के पास 8 और बस 8000 वर्ग मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चित्र से बात समझ में आ गई होगी पूरी। शीशा एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। शीशा के एक ठोस घन है, घन जिसके किनारे का माप 44 सेंटीमीटर है। किनारे का मतलब वो क्या है, भुजा दे रखा है और घन है तो हम लोग क्या करेंगे 44 गुणे 44 गुणे 44 गुणे कर लेंगे, है ना। यानी कि भुजा क्यू करते हैं तो उसका आ जाता है पूरा आयतन। और 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो हमें क्या करना है, गोलाकार गोलियां बनानी है। तो ठीक है भाई, बड़े का आयतन बटे एक छोटे का आयतन, तो गोलाकार गोलियां हैं और 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या का रेडियस कितना होगा 2, तो हम करेंगे 4/3 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मान 22/7 रखा है,
और आर स्क्वायर है, आर मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, डायरेक्ट कर लें। ठीक है, ये जो बटे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आसानी से काट सकते हैं। एक एक और 11 दूनी 22, फिर से 2 से काट लीजिए 22, ये ऊपर चले जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, मैं कई बार बता रहा हूँ। तो 11 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 7, इसका आंसर आएगा। तो 7 त्रिक 21, और यहाँ पे है कितना भैया, 21 को 121 से कर लेंगे, है ना। देखिए 22 दूनी सॉरी 100, देखिए 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 22 में कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 24, और यहाँ पे हो जाएगा 7 त्रिक 21, गुणा करा लीजिए। देखिए 2 है किसी के, लेकिन क्या बोल रहा है, कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। 7 त्रिक 21, 11 दूनी 22, ऐसा तो यार कोई आ ही नहीं रहा है। कैलकुलेशन सही है। हाँ हाँ, एक चीज पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अब सही है, ये गलती हो रही थी। और ये भी हो जाएंगे महोदय 11, तो 121 गुणे 21, तो अब एक कम, अच्छा 2-3 जगह है एक, तो गुणा करा ही लेते हैं। तो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 में जोड़ देंगे 2, हो जाएगा 43, और फिर 21 से कम 21, 21 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भाई 25। तो 25 31 किस में है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 42 दो 45, 44, तो 21 25 41 है भाई। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में बहुत गलतियां हो रही हैं हम लोगों से, आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज रखिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, उन्हें 15% छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। अगर वह वस्तु जो है 100 रुपये की थी, 40% अधिक एक्स्ट्रा कर रहा है, तो 140 अंकित कर रहा है, उसे 15% लाभ पर बेचना है, तो 115 पर ही बेच देगा। तो लाभ परसेंट नहीं छूट दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है, किस पर, 140 पर 15% की छूट देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 85। ठीक है, अब जो आएगा वो विक्रय ही आएगा। तो 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, और 7 एक कम 7, 7 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा भैया 11, 119। तो 19% उसको अभी भी लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो 100 रुपये की है, अब 119 रुपये उसको मिलने लगे हैं। 19% कैसे लाभ, 19 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक 100 था। x मानने की जरूरत नहीं थी, आसान हो जाता है इसे मानने से। ठीक है, x मान के भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। एक पुस्तक के अंकित मूल्य 16% की छूट पर एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। एक अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 480 रुपये है। 1 मिनट, 480 कैसे होगा, अभी रुक जाइए, पहले लगा ही लेते हैं। अब देखिए क्या है, वो जो 16% बन रहा है ना, वो जो 16% है वो 400 x के 16, चूंकि अंकित मूल्य कितना है x है, तो 16% जो है वो 80 रुपये के बराबर है। ठीक है, वो गड़बड़ हो गया था अभी, तो उस परसेंट को हम बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो अब हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ 10 है, 2 पंचे 10, 500 होगा भैया। ठीक है, 500 आएगा, 480 500 आएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए अंकित मूल्य का 16% जो होगा वो 80 रुपये के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। आगे
एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात इतना दे रखा है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल सिरों की संख्या 48 है, ठीक है। अब है बड़ा आसान, देखिए कुछ मुर्गी कुछ गाय हैं, यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का जो अनुपात है वो इतना है, ठीक है। तो सिर जो होंगे और वो जो सिर होते हैं वो कुल संख्या के बराबर होते हैं। तो कुल सिरों की संख्या 48 है। पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब टोटल जानवर ही 48 है, जितने सिर उतने तो जानवर। तो यदि केवल सिरों की संख्या 48 है तो टोटल जानवरों की संख्या भी 48 हो गई है। इतनी बात समझ आ गई। पूछ क्या रहा है, केवल सिरों की संख्या इतनी है। पूछा क्या यार, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस अनुपात को हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे, x + y बराबर 12। x अनुपात से कोई मतलब नहीं। x जो है मान लेते हैं पैरों की संख्या है, सिरों की संख्या है, ठीक है, और ये पैरों की संख्या है। क्या यार, तो यहां पर जो है नहीं x मुर्गी होगी, x को हम मुर्गी मानेंगे और y को हम गाय मानेंगे। तो अब देखिए ये जो मुर्गी है इसके अब हम चूंकि सिरों का देख रहे हैं तो x + y ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम पैरों में आएंगे तो पैरों में मुर्गियों के पैर कितने हो जाते हैं, 2, तो 2x प्लस गायों के पैर कितने हो जाते हैं भाई, 4y बराबर 35 रखिए। x से कोई मतलब नहीं है, वो कट ही जाएगा, उसको मतलब अभी छोड़ ही दीजिए। मान लेते हैं अनुपात से हम बाहर निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी को बराबर करके निपटा लेते हैं। तो 2 बराबर करा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 12 दूनी 24, ठीक है, इतना कर लेंगे हम लोग। अब चिन्ह ले लीजिए, बदल दीजिए, ये कट गया, ये माइनस का 2y आएगा और ये माइनस का कितना आ जाएगा 1 और फिर 2, ये 4 था, ठीक है, तो माइनस का इतना, तो इसका हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 21/2। अब ये क्या आया है, ये आया है गायों की संख्या। अच्छा, आप कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होइए कि ये आधी गाय थोड़ी आ रही है, क्योंकि भाई यहाँ अनुपात में दे रखा तो कुछ ना कुछ चीजें गुणा तो भी तो कराई होंगी, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो इतनी ये है। अब किसी एक समीकरण में वैल्यू रख लीजिए। फिलहाल कुल जानवर 48 ही हैं, कुल जानवर 48 है। तो हम 12 चक्कू 48 नहीं कर ले, हम समझ जाएंगे कि 4 से गुणा कराया था वो, कितने से, 4 से, कितने से, 4 से। तो यहाँ 4 से गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4 और 21 दूनी 42। 42 जो है क्या है, कहाँ गई, गाय है। और पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या, तो 12 चक्कू 48। तो इस तरीके से यहाँ पर मुर्गियों की संख्या तो इसमें मिल ही नहीं रहा है। एक मिनट, ऐसा करते हैं, इसको ये भी कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, इससे लगाते हैं। मान लेते हैं मुर्गियों की संख्या x है और चूंकि 48 सिर हैं तो टोटल 48 जानवर हैं, तो गायों की संख्या 48 - x है, ठीक है। तो पैरों का जो कॉन्सेप्ट है वो ले लेते हैं हम लोग, पैरों वाला यहाँ पर रखेंगे और मुर्गियों की संख्या हो जाएगी, पैरों की संख्या 2x और प्लस इसका हो जाएगा 48 - x × 4, ठीक है, और बराबर टोटल जो ये 35 आया था, ये अनुपातिक मान आया था और हमें पता चल गया है कि ये जो पैरों की संख्या और सिरों की संख्या मतलब 48 है, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे 4, यानी कि जो 4 जो है वो अनुपात को रिप्लेस करेगा। आप यहाँ पे 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 48 से हम 2 से गुणा करा रखे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 8 दूनी 16, 2 चक्कू 8 और 9 माइनस 2x बराबर 70। ये इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा और इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना बच जाएगा और माइनस का 26। तो x बराबर क्या हो गया 26, ये करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा इसमें जो है कुछ जो है तो इससे भी जाएगा, कुछ इसमें गड़बड़, तो ये वाला मान के हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक आदमी 13 वस्तुएं 70 रुपये में दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपये दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपये दाम वाली खरीदी। प्रति वस्तु औसत दाम क्या है? तो औसत दाम निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, सभी कुल रुपए बटे कुल वस्तुएं, यही तो कर सकते हैं। तो सबको क्या करेंगे हम लोग गुणा करा सकते हैं, है ना। तो 13 सत्ते 91 प्लस 15 छक्का 90 और यहाँ पे 12 पंचे 60 और 12 छंग 72, 72 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 78 बटे कुल वस्तुओं की संख्या, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 15 40, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, सबको जोड़ेंगे 0 8 नहीं 9, ये भी तो है, और 9 9 18 और 18 7 हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम लोग 4 से यानी 40 से डिवाइड कर लेंगे तो 4 छंग 24 होता है और यहाँ पर बचा है 9, तो 4 चक्कू 16, फिर बचा हुआ कितना, अब दशमलव में आएगा तो 3 बचा हुआ है, तो 3 बटे 4 गुणे 100, तो 25 चक्कू 100, 25 या 75, तो 64.75, ये वाला आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और कैलकुलेशन थोड़ा सा जानबूझ के ये दे रखा है ठीक ठाक घुमा के, मतलब ये तो ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है इसमें। 10 क्वेश्चन और है। यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? हाँ, इसका देखिए, मान लेते हैं क्रय मूल्य तो x है, ठीक है, मान लेते हैं वो x है, तो जितना 425 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, यानी लाभ को हम क्या करेंगे x में से घटा लेंगे तो बराबर होगा किसके, जब 355 में बेचते हैं तो हानि हो जाती है, हानि होती तो हानि वाला जोड़ देंगे, हानि को जोड़ देंगे और लाभ को घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा ना टोटल मूल्य के, ठीक है। तो x उधर भेज लीजिए तो 2x हो जाएगा और इसको इधर भेज लीजिए तो घट जाएगा, बचेगा कितना भाई 0, और यहाँ पे 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 + 70 तो 35, ये क्या है x जो है 35 आया है। अच्छा, इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इसमें से घटा लीजिए, आ जाएगा आंसर। इसमें जोड़ देंगे हम लोग 35 तो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य तो आएगा 0 और यहाँ पे 9 हो जाएगा 390, है क्या कहीं है? आगे बेसिक से सवाल भी है, देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ तो लाभ है तो कितनी है और हानि है तो कितनी है। देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य से हमें देखना है। तो भाई 16 वस्तुओं का आप 18 खरीद रहे हो, जो 18 रुपये में 1 रुपये में मान लीजिए 18 वस्तुएं आप खरीदते हैं और 16 वस्तुएं 1 रुपये में बेचते हैं, तो तब भी तो आपको 2 वस्तुओं का लाभ होगा, है कि नहीं। तो जब 2 वस्तुओं का लाभ होगा तो 2 × 100, और कितने में से लाभ हो रहा भैया, तो हमें जब लाभ हो रहा हो तो आप कभी भी ऐसा वस्तु कुछ भी दे तो कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होंगे, आपको सीधी सी बात है छोटा वाला ही नीचे रखना है जब लाभ हो रहा होता हो। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 8, तो यहाँ पे अब सही बटे में आएगा, तो क्या करते हैं थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, 2 और 25 तो 12 सही 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि a का x
परसेंट उतना ही है जितना बी का वाई परसेंट है, तो बी का जेड परसेंट क्या होगा? तो ये बढ़िया सा है, ए का एक्स परसेंट उतना ही है जितना बी का वाई परसेंट है ना। तो बी का जेड परसेंट होगा। अब जेड परसेंट क्या है भाई, ये अलग से एक कॉन्सेप्ट आपको लाना है कि नहीं? आप चाहे तो परसेंट से परसेंट काट लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो आप b बराबर निकाल लेंगे ए एक्स बाई वाई, ठीक है। तो b का जो b का z परसेंट होगा, b का z परसेंट होगा, तो इसका भी z परसेंट ही होगा, ठीक है। तो ये परसेंट लगाएंगे तो क्या कर सकते हैं, ऊपर ए एक्स जेड है क्या, ए का वाई जेड नहीं है, गलत हो जाएगा इससे। ए का जेड एक्स, ए का जेड एक्स, ए का जेड एक्स बटे वाई परसेंट, ये अच्छा है, वही चीज लिखा है, ए का जेड एक्स बटे वाई, ठीक है, परसेंट, बी का जेड परसेंट जो होगा, ए का वाई नहीं है, बस यही सही है। 63 का दूसरा सवाल ऐसे भी दे रहा है, किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? हर साल 5% की हानि हो रही है, तो 5% की हानि हो रही है, 2 साल का हम हानि जोड़ लेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि है। मूल्य में 5% की हानि हो रही है, तो भैया यह है चक्रवृद्धि, जो उसका वर्तमान मूल्य है उसमें 5% की हानि हो गई, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लगा लेंगे मिश्र धन का, a बराबर P1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर t, ठीक है। तो इससे जो है डायरेक्ट आएगा, यहाँ पे आप जितना जीरो है भैया गिन के लगा लीजिए, और r क्या है 5% है, और t कितना है 2, तो फटाफट रख ही लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 19/20 गुणे 19/20, 2 से 2 मतलब 0 से 0, और 2 इतना 1 2 3 जीरो है, जीरो नहीं भूलना है, यहाँ पे हो जाएगा 500। अब इनका जो है हमें गुणा कराना है, ठीक है। तो गुणा करा के फिर 5 से गुणा कराना है, तो इसका आप डायरेक्ट वर्ग निकाल लीजिए, 9 9 81, 1 एकम 1, 9 9 9 18, ठीक है। तो 1 और 6 361 होता है, 361 को 5 से गुणा कराइए, 5 एकम 5, 5 एकम 30, 5 या 15, और 15 3 18, 1 0 नहीं 2 0, इतना हो जाएगा। कोई है 1805 है तो यार, 1805 और 00, करेक्ट आंसर यह है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय, देखिए यानी कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्थिर जल में नाव की चाल दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 का आ जाएगा 10 यहाँ पे, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है 24 किलोमीटर जाना है, तो 24 किलोमीटर जाना है, तो समय पूछ रहा है, तो कितना होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी है 24 किलोमीटर, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया, दशमलव लगा देंगे 2.4, ठीक है। अब हम लोग आगे चल सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल बराबर प्रवाह की दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल बटे 2, तो वो आ गया औसत उसका जो चाल आ गया, और चाल गुणे समय आ गया, हो गया। कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है? चक्रवृद्धि ब्याज है, और जब चक्रवृद्धि
ब्याज है तो इसको क्या करना होगा भाई, एक वर्ष में 650 रुपया जो है, 650 रुपये में देखिए एक वर्ष में जो इंटरेस्ट बनता है वो सिंपल वाला ही बनता है। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, 650 में से इसको घटाएंगे, यानी कि 676 माइनस 650। हम देखेंगे कि इसमें कितना, एक वर्ष में इसको कितना अधिक मिल जाता है। तो 26 रुपये मतलब एक्स्ट्रा मिल गया। मान लेते हैं वो जो मूल धनराशि है 650 ही है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, दर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं दर। दर बराबर हो जाएगा, देखिए बात वही है, और यहाँ पे हम रखेंगे ब्याज। जो ब्याज आया है 26 गुणे ब्याज में क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे, बटे मूलधन। मूलधन हमारा 650 और गुणे समय कितना है, समय एक ही है, यानी वही है SI बराबर PRT/100। यही तो है। SI कितना भैया, 26 गुणे 100 बराबर, यानी इधर चला जाएगा ना वो, अभी रुके रहिए। P कितना है 650, R हमें निकालना है T, एक वर्ष बटे 100, तो वही है। दोनों चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 से 15, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 4% दर आ गया भाई। ये एक वर्ष का तो हमेशा कोई भी हो, चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा वो SI ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। तो मान लेते 650 से फिर 676 हो गया, तो मूलधन ये था, मिश्रधन ये था, हो गया इस तरीके से हम। अरे इसमें पूछा क्या है, अरे यार ये तो दर आया है ना, वो पूछा है कि वो मूल्य क्या है, तो वो मूल्य अब हमें निकालना पड़ेगा। मूल्य निकालते हैं भाई। ए बराबर मान लेते हैं मिश्रधन 650 है, ए बराबर PR + 100, R/100 की पावर T, एक ही है। R कितना 4%, तो 4 कम 4, 25 चक्कू। ये मिश्रधन का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल एक ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा 650 गुणे P, और यहाँ पे हो जाएगा 26/25। तो 26/25 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट अगर डिवाइड करें तो देखिए कट रहा है क्या, इसको लिखिए 650 गुणे 25/26, यही तो है। यही कुछ बात बन सकती है अगर डिवाइड होना होगा तो। 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65 और 25, तो 625 भैया है इसका, 625 करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है अब एक निर्देश वाला सवाल दे रखा है। 3 सवाल है इसमें, 3 क्या आप खत्म भी है। दंड आरेख को देखना है, और स्कूल जाने वाला यानी कि 10 छात्रों की संख्या दे रखा है, यात्रा की विधि दे रखा है ना, इसको हमें देखना होगा। और ये यूनिट में 10 छात्र हैं, हर यूनिट में पूछ क्या रहा है, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। तो निम्न दंड आरेख को नगर के किसी विशिष्ट इलाकों में छात्रों द्वारा स्कूल तक जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न विधियों को निरूपित किया गया है। और उस इलाके का मतलब क्या है, सभी इलाके क्या, मुझे यही लग रहा है। देखें, कह रहा है उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, तो उस इलाके में कितने, अरे अभी आगे जाना है, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं यानी कि टोटल इलाका। एक तो 18 जोड़िए, दूसरा 16 जोड़िए, और तीसरा ये 14 भी जोड़ना होगा, और ये 10 पे आया है तो 10 भी जोड़ना होगा, और ये 6 पर आया है तो 6 भी जोड़ना होगा। बस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबको जोड़ लीजिए। तो 6 4 10, और ये 8 6 14 24 हो जाएगा, 24 का 4, 1 2 3 4 4 2 6, और 10 है तो 640। 640 तो है नहीं। उस इलाके में कितने छात्र आते हैं,
तो 640 होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में गलती होगी तो गलती होगी, है ना। तो सबको जोड़ना ही तो है यार, देखते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। अच्छा, ये 10 की बजाय 10 नहीं होना चाहिए, ये कहीं 10 नहीं है, ये बीच में है, तो 11 होगा। ये वाला 11 होगा, बाकी सारे देख लीजिए। ये 14, ये 14 नहीं है, ये 14 का ये दे रखा है ना, तो ये 15 होगा। 15 के बाद 16, तो ये 15 है भैया। इसको सबको सही करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और तो सब 16 पे गया, 18 पे गया, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम जोड़ेंगे 6 1 7, और यहाँ पर कितना है 8 6 5, ठीक है। तो 6 1 7 और ये 15, 15 5 20, 20 6 26, और यहाँ पर 6 ही आएगा। अब 660 होगा, अब आंसर 660 होगा, ठीक है। 10 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं? रिक्शा वाले कितने हैं भाई? 16, और बाइसिकल वाले, ये बाइसिकल का 18, तो 8 6 14, 3 34, 34 340 जो छात्र हैं वो क्या करते हैं भैया? इन दोनों का प्रयोग करते हैं मिल करके। सवाल इजी होता है लेकिन देखना ध्यान से होता है। उस इलाके के बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का परसेंट, उस इलाके से और प्लस बस प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत है। टोटल से प्रतिशत, टोटल हम लोगों ने जोड़ा था, कितना आया था? 666 आया था। जीरो रखने की जरूरत नहीं है तो कट ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है। 66 आया था, और प्लस बस वाला कहाँ है? बस ये है, बस जो है 14 नहीं 15 है, बस 15 है, तो 15% निकालेंगे हम। 15 गुणे 100/66, 66 में से ही तो 15 है। क्या कर सकते हैं यार, इसको सब सही बटे में आएगा फिर। 33, और यहाँ पे हो जाएगा 50। चलिए हम देख लेते हैं आगे। 15, देखिए हम लोगों का 15 गुणे 50/33 है। 33 वाला है क्या कोई? ये है, तो 15 × 5 = 75, तो 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 होगा। बचेगा यही, आएगा यही, ठीक है। और कोई है नहीं, करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 69 का फाइनली आंसर कितना हो गया भाई? 69 का आंसर हो जाएगा आपका 22 सही 14/33, ठीक है। क्योंकि 33 को हम काट, अरे यार एक मिनट गलत हो गया, काट तो सकते हैं ना। 15 भी तो है, 3 × 5 = 15, और 11 हो गया। अब नहीं काट सकते। 25 250/11, 11 वाले क्या है? 2 ऑप्शन है, तो 11 दूनी 22, यहाँ पर बचा है कितना? और फिर 11 दूनी 22, यहाँ पे बचा हुआ था 3, तो फिर 11 दूनी 22 बचा हुआ है 8 सही 11, तीसरा वाला आंसर है। क्या यार, क्या हो रहा है? ठीक है, परिवहन अपने, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, है ना। मुझसे तो बहुत जल्दी गलत हो जा रहा है। परिवहन के अपने साधन के रूप में और रिक्शा का प्रयोग करने का छात्रों का अनुपात, जो अपना साधन होगा और रिक्शा का होगा वो देखते हैं। रिक्शे का और अपने साधन का। रिक्शा कितना है? रिक्शा 16 है। अपने साधन पहले बोला है, तो मोपेड, ये मोपेड क्या होता है यार? कार, बस अपना साधन है। बस अपना साधन तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बाइसिकल 18 है, अपना साधन है एक। कार भी है, अपना अनुपात। ये जो है थोड़ी सी बात यहाँ समझ में नहीं आ रही भाई, एक बार देखते हैं फिर से क्या पूछ रहा है वो। परिवहन के अपने साधन के रूप में का, यहाँ पे यार कुछ है, यहाँ पर कुछ है। अब किताब में समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। ठीक है, किसी एक का नाम दे रखा है, जिसका भी होगा, और रिक्शा का प्रयोग, ठीक है।
तो रिक्शा वाला जो है 16 है, और चाहे वो जिसका दे रखा हो, अपने अगर मोपेड का देगा तो मोपेड कितना दिया था, हम लोग जो भी होगा सारे सवाल लगा ही देते हैं, और वो पता नहीं है उसमें क्या है। रिक्शा का 16 है, और बाकी अगर मोपेड का कह रहा होगा, मोपेड तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या है वो, तो 10 हो जाएगा, तब इसका अनुपात हो जाएगा 5:8 ये हो जाएगा। बस की बात करेगा तो बस अपना तो है नहीं, कार है, तो 6:16 का 3:8 हो जाएगा। ठीक है, साइकिल का देना होगा तो 18:16, तो 9:8 हो जाएगा। तो जो हो जाएगा वो हम लोग सारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे वो कट गया, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।